हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत आपका यूनिट नंबर 4, जो कि रिलेटेड टू ट्राइब्स है। अब आपकी इस यूनिट में स्पेशली इस साल जो एडिशन किया गया है, लास्ट ईयर तक आपका ट्राइब वाला पोर्शन जो था वो रिलेटिवली बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर पूरी कंप्लीट यूनिट है। इस यूनिट को हम लोगों को पूरा कवर अगर करना है तो स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। यानी कि हमें पहले इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखना होंगे, देन उसके बाद जितनी भी 10 से 12 जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिटेल में, और लास्ट 10-12 जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। देन आपको उनके कल्चर के बारे में, उनके लिटरेसी, उनका जो उन्होंने जितना लिटरेसी के लिए लिटरेट वर्क किया है ना, उन्होंने जो साहित्य के लिए काम किया है, उनके जो हमारे म्यूजियम्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें पढ़ना होंगी, तब जाकर आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। तो आपका ये जो आज का टॉपिक है, जो अभ्यास सेशन में हम अभ्यास सेशन में करने वाले हैं, वो है ट्राइब्स या ट्राइबल इन मध्य प्रदेश। ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, ट्राइबल इन मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की ट्राइब के बारे में पढ़ना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया बढ़िया, चलिए करें सेशन स्टार्ट। कोई इशू नहीं है ना, वो सबके लिए सेम चीज हुई है। आप लोगों के लिए जो आप केएलसी का पॉइंट उठा रहे हैं वो सभी के लिए है, इसलिए डोंट वरी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रिलेटेड टू आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि द आर्टिकल रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्टली मेज्ड या नॉट करेक्टली मेज्ड। ठीक है, नॉट करेक्टली लिखा हुआ है, मतलब यहां पर बोला गया है कि कौन सा रॉन्ग है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। अब चलिए इसको देखिए आप। पहला आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन है आर्टिकल 330 के बारे में, विच इज टेल्स अबाउट दी रिजर्वेशन इन लोकसभा, लोकसभा में आरक्षण के बारे में। 332 की बात करें तो राज्य विधानसभा में आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है। 335 में लिखे तो केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन इन दी सर्विसेज अंडर यूनियन इन स्टेट लिखा हुआ है। चलिए तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। और 339 में लिखा हुआ है कि आपका जो ये एसटी एंड एससी जो है, उनके राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन है, उनका प्रावधान लिखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। हमें रॉन्ग बताना है और रवि बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। आर्टिकल 339 जो है वो जो है आपका हमें राष्ट्रीय आयोग के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, बाकी तीन जो है बिल्कुल सही है। ये पहला ऑप्शन जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप याद रखेंगे, इसीलिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट की सर अगर मान लीजिए लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है तो हम लोगों को आर्टिकल 330 बताना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें आरक्षण बताया गया और बोला राज्य में यानी कि स्टेट के लिए, तो अगेन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। ये भी आप याद रखेंगे, 330 और 332 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है और इंडिया में रिजर्वेशन में अभी एक रिफॉर्म आया हुआ है। ठीक है, जो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है हमने, रिजर्वेशन पॉलिसी को हमने आगे बढ़ाया है कि 10 साल तक सेम रिजर्वेशन चलेगा, और उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 330 और 332। 335 में जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वर्ड यहाँ पर केवल सेवा आ जाता है, क्या आ जाता है, सेवा। सेवा मतलब सर्विसेज, जैसे जॉब वगैरह लगती है ना, तो वहां पर जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो राज्य और केंद्र यानी कि दोनों, आपका स्टेट का और सेंटर का जो आयोग होगा, बोर्ड, वो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। बेसिक बात कर लेते हैं। अगर 339 आर्टिकल नंबर 339 इज नॉट अबाउट दी कमीशन, तो ये 339 सर है किसके अकॉर्डिंग, किसके लिए, तो याद रखना, इट इज कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ऊपर किनका अधिकार होगा, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आंसर है यूनियन का। ये आर्टिकल नंबर 339 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए वहीं पर 330 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया हुआ है कि सर एससी एंड एसटी जो है उनका हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि आपका लोकसभा, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में केवल लोकसभा क्यों आएगा सर, राज्यसभा में रिजर्वेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल लोकसभा के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात करनी होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ हाउस ऑफ द लोकसभा, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान है रिलेटिवली, इसका आंसर क्या देंगे, चलिए बताइए। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2020 2011 2011 की जनगणना के अनुसार
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? मध्य प्रदेश में जो जनजातीय आबादी है उसका कितना प्रतिशत रहता है? चलिए आंसर करिए। बहुत आसान है ये तो। यस, यहां देखो ना, ये लिखा हुआ ना, ट्राइबल पॉपुलेशन जब बोला जाता है तो आप इसमें से ऑप्शंस देखेंगे तो कंपेरेटिवली आप किसके आसपास पहुंचेंगे? आप लोगों का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 21.1% जो है ट्राइबल बोला गया है। मतलब आपको प्रिफर करना है एसटी जनसंख्या को पहले, ठीक है। ट्राइबल बोला जाता है मतलब आपको एसटी पे देखना है, ठीक। तो 21.1% है। अब इसमें एसटी के लिए पूछा है, हम एससी के लिए भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको कितना परसेंट देखने को मिलता है? तो ये मिलता है 15.6%, ठीक है। और अगर आप देखेंगे एसटी के लिए तो अगेन 21.1%। अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में कि सर कौन सा पिक करें हम लोग, तो भी आप देखिए ना, क्या यहाँ पर 15% आपको दिखाई दे रहा है? इवन वो 15.6% है, क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए आप यहां से कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। और एससी के लिए भी आप बता देंगे कि ये, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बताइए, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना मतलब बताना है कि कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। चलिए बताइए। लहंगा नृत्य के बारे में, भड़म नृत्य के बारे में, परधोनी नृत्य के बारे में और सरहुल के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? आपको इधर मैंने एबीसीडी दिया हुआ है, यहां पर आपका 1 2 3 4 है, क्योंकि यहां नहीं लिखा तो आप इसको मैच ऐसे करेंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलिए इसको बताइए आंसर क्या करेक्ट होगा। और आंसर कोई डी आंसर के अलावा? आप में से कोई और? बस रवि। यस यस। अरे आपको ये बताना है कि भाई जो ए है आपका वो किससे मैच करेगा। तो लहंगा नृत्य किस में आएगा? मतलब आप भेरिया भारिया जनजाति का लहंगा बोलेंगे, सहरिया जनजाति का बोलेंगे, ओराव का बोलेंगे या बेगा का बोलेंगे, ऐसा है। रवि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा देखना होगा, जो लहंगा नृत्य आएगा वो सहरिया जनजाति के अंदर जाएगा डेफिनेटली। भड़म जो है वो भेरिया का, भेरिया लिखा हुआ एक्चुअल में भारिया है। आप लोग ये बात समझ चुके होंगे, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, भारिया जनजाति, ठीक है। फिर उसके बाद परधोनी की जब बात करते हैं तो वो बेगा का है और सरहुल ओराव में आता है, ठीक। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोगों को आज जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या ये बहुत डिफिकल्ट होंगे। बस देखो, इजी तो यार, इजी तो आपके पास इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, क्या करोगे उसका? उसको पढ़ना ही है ना। एटलीस्ट आपको जो बताया गया बेसिक और जो आपको पढ़ाया गया वो तो आपको पढ़ना है। अब उनमें कुछ रिलेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, जैसे ये भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब क्या होता है कि आपको एक साथ 5 नृत्य बताए दिए जाते हैं एक जनजाति के, और ऐसी आपने 20 जनजाति पढ़ ली। अब आप वो 100 डेटा कैसे याद रखोगे? तो स्पेशली जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन या जिस तरीके की फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है, क्लियर। अब आपको देखना है कि आप 80% स्टूडेंट अगर थ्योरी पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, लेकिन बात यह है कि आप उसको करेक्टली मैच भी तो करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पूछा गया है आपसे, कोल जनजाति के संदर्भ में आपको कुछ बातें की गई हैं और 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 3-4 ऑप्शन है आपके पास और इनसे रिलेटेड फिर आपको कोड दिया हुआ है कि बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा आपका इनकरेक्ट कोड है, यहाँ पर गलत कौन सा ये पूछा गया है। तो देखो, अगर आप इस कोल जनजाति के बारे में बात करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया गया है कि यह जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से रीवा जिले की कुराली क्षेत्र में आती है, एक चीज हो गई। ये धर्म में अटूट विश्वास रखती हैं कोल जनजाति। धार्मिक गतिविधियों पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गणगौर और काठी नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है और फसलों की सुरक्षा के लिए सूर्य इंद्र वायु देवता की पूजन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, रवि ने आंसर किया है, अर्पित ने भी आंसर किया है, ठीक है। हाँ कर देंगे, अभी ये तो करो, इसका एक बात एक और करवा देंगे, ठीक है। इस पे क्लियर। देखो अब क्या है, जैसे पहला वाला ऑप्शन, इसको आप लोगों को नहीं भी अगर आता ना तो भी आप लॉजिकली कैसे आंसर करते हैं मैं बता दूं। पहली बात तो आप यहाँ पे ये देख लो,
आपके पास ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, सर क्या ये सच में रीवा जिले के आसपास रहते हैं? ये देखो, विनय का कहना है कि ए गलत है। विनय का क्या कहना है? ए गलत है। ठीक, क्यों ए गलत है विनय? तुमने देखा कि कोल जनजाति का वर्णन आप देखेंगे रामायण महाभारत सभी जगह। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रामायण महाभारत की जब बात चलती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र दोनों आते हैं उसमें। और भगवान राम जब निकले थे तो सतना के पास से होकर निकले थे, जहां पर कोल जनजाति की एक देवी का नाम आप पढ़ते हो शबरी माता का, जिनको भील समुदाय और कोल जनजाति दोनों मानती है। ये क्वेश्चन भी किसी ने मुझसे पूछा था। जो शबरी माता है उनके बारे में दोनों जनजाति व्याख्यान करती है कि ये हमारी माता है या हम इनके जो है वंशज हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों के बारे में आएगा तो इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा जैसा भी। तो रीवा के आसपास का क्षेत्र आप बिल्कुल नहीं नकार सकते कि सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है, पहला वाला है ना, बिल्कुल सही है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करें कि इनका धर्म में अटूट विश्वास है। अब जब ये इतनी पुरानी वंशावली चल रही है और इसमें आपने बोला कि ये जो है रामायण महाभारत के समय से बिल्कुल धर्म में और हिंदू संस्कृति पर प्रभाव स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सही। गणगौर और काठी नृत्य की बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या आपके रीवा वाले क्षेत्र में या ईस्टर्न क्षेत्र में आपको गणगौर और काठी नृत्य मिलेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली सी जो है ये करेक्ट होने वाला है। फसलों की सुरक्षा के लिए सूर्य, इंद्र और वायु देवता की पूजन करते हैं। इसमें बनी सी बात है कि ये ठीक हो सकता है, क्योंकि हाँ ये जो है हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं या हिंदू संस्कृति का प्रभाव इनके ऊपर है, इसका मतलब ये इन देवताओं की पूजन करते होंगे। तो क्या मैं यह बात कर सकता हूँ? यस, आपका गणगौर और काठी जो नृत्य है ये आपको निमाड़ वाले क्षेत्र में मिलेंगे। गणगौर निमाड़ का है, एक है ना, जिसमें देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजन की जाती है और उनके गणगौर के गीत गाए जाते हैं। ठीक, ये गणगौर वाला हो गया। तो आपको इसमें से केवल सी गलत दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पर ऑप्शन मैच करेंगे तो ठीक, ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको 1 2 4, एक काम करिए इसको करेक्ट कर लीजिए। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसको आप कर लीजिए करेक्ट। ठीक है ना, यहाँ बोल लीजिए आपकी इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो बस आप बता देना कि ये करेक्ट है आपका, ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक, तो आपके लिए सत्य चुनना है। ठीक, चलिए, तो आपके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन भी आप यहां से देखकर बता सकते हैं कि 3 वाला जिसमें है ये 3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सर इसमें 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, उसके पहले कुछ आप कोल जनजाति के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे हमने कहा कि कोल जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है। तो आप मुझे आंसर करेंगे बेसिक। देखो मैंने क्या कहा, जो आपको थ्योरी भेजी गई है, जो बेसिक पढ़ाया गया है उसमें वो वाले क्वेश्चन में यहाँ नहीं ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। अराउंड 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही है। अगर पेपर में अच्छा लेवल आया तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर इजी आया, पहला पेपर इजी आ गया, तो आपको क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, बेसिक अगर उसमें से पढ़ लिया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 3rd सबसे बड़ी है, पहले नंबर पे कौन सी है और दूसरे नंबर पे कौन सी है वो मुझे बताएंगे। चलिए, रवि का आंसर है कि भील सबसे बड़ी जनजाति। 3rd हाईएस्ट हमारी कोल हो गई मध्य प्रदेश की, है ना। ये ऐसी है जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। सबसे पुरानी अगर हम बात करेंगे ना जनजातियों में तो उसमें कोल का भी नाम आने वाला है, राइट। ये ऋग्वेद में भी मेंशन की हुई है, ये पुराण में भी मेंशन की हुई है, इनके बारे में रामायण में भी उल्लेख किया हुआ है, ये महाभारत में भी, रामायण में एवं महाभारत में भी लिखी हुई है ये जनजाति के बारे में, है ना। ठीक है, तो यहां पर इनका सब जगह का रामायण में भी उल्लेख, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, सभी जगह यहां पर लिखा हुआ इनके बारे में। बहुत पुरानी जनजाति है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कोल जो जनजाति के लोग हैं वो एक मुंडा लैंग्वेज, देखो अब यहां से आपको इनकी संस्कृति के बारे में, इनके कल्चर के बारे में भी पता चल रहा है कि कोल जो है वो मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इनकी डायलेक्ट जो है यानी कि बोली जो है वो मुंडरी है और हो है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले कि मुंडरी और हो जो है या मुंडारी और हो जो है इनकी बोली है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ढोलकी बजाते हैं, नगड़िया बजाते हैं जिसको डुग्गी कहते हैं, झेला, झांझ, करतार, ये इस टाइप के इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं। ठीक, लैंग्वेज और डायलेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इनकी लैंग्वेज कौन सी है। बाकी ये बेसिक 3rd हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उसके पहले कोल जनजाति का आप ये भी देख लें कि कोल जनजाति अगर पूछी जाती है तो इसकी सब ट्राइब भी होती है। क्या होती है? सब ट्राइब।
तो स्पेशली कोल जनजाति की 6 सब ट्राइब मानी गई है, इससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। कोल्हन टोला, यस। बिंज होती है, बोरोवर होती है, मौसी होती है, रजवरिया होती है, रोतेला होती है, रोतिया होती है और ठाकुरिया होती है, ठीक है। ये 6 आपको 6 से 7 ट्राइब जो है, ये सब ट्राइब ऑफ कोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट रिजर्व है। देखो यहां लिखा है मध्य प्रदेश लोकसभा में, ऐसा नहीं है, आप सब समझ सकते हैं, इतना तो आपको क्वेश्चन का थोड़ी बहुत मिस प्रिंट होती है तो समझ सकेंगे कि मध्य प्रदेश से लोकसभा में, ठीक है, इन फ्रॉम मध्य प्रदेश इन लोकसभा, है ना। ये तो बेसिक सी बात है कि सर मध्य प्रदेश में तो लोकसभा आएगी नहीं। बताइए एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, आपने कहा 6। टोटल सीट्स कितनी है आपके पास, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड दिस, यस। देखो विधानसभा की बात करें, यहां पर आपसे किसके बारे में पूछा, लोकसभा के बारे में। पहले लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा की मध्य प्रदेश से जो सीट जाती है वो कितनी जाती है, तो आप बताएंगे सर हमारे पास यहाँ पर टोटल 29 सीट्स है, कितनी है 29 सीट्स। इस 29 सीट में से जो रिजर्वेशन है वो कितने पर प्रोवाइडेड है, तो वो 10 पर रिजर्वेशन है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 4 सीट रिजर्व है और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 सीट रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। और ठीक है, लोकसभा के लिए इतनी, तो राज्यसभा के लिए सीट्स जो है वो कितनी है, तो टोटल 11 सीट्स है और 11 सीट्स में से कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इनमें नो रिजर्वेशन वाली बात आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी और बात है, लेकिन उसके पहले हमने कहा कि सर अगर ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता दिया तो मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में सिंगल हाउस सिस्टम है, वो सदनात्मक, ठीक है, वो कौन सा है, या उसके बारे में अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, सदनात्मक व्यवस्था में आपके पास जो है वो कौन है, विधानसभा है। तो विधानसभा की टोटल सीट्स के बारे में बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 प्लस 1 सीट नहीं है, याद रखें, ये बुक्स की वैल्यू जो है गलत हो चुकी है, 230 सीटें केवल अब, और 230 सीटों में से 35 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए हैं, और इन टोटल करोगे तो 82 सीट्स पर रिजर्वेशन है, ठीक है। 82 सीट्स जो है वो रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व सीट्स अगर पूछा जाए तो 82 सीट्स है मध्य प्रदेश में। ये लोकसभा के लिए 29, 6 और 4 यहां पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया, ये मैंने पढ़ाया है आपको, यस, आर्टिकल नंबर 333 में, ठीक है, यस, एक सीट एंग्लो इंडियन की हटा दी गई है। एंग्लो इंडियन का आर्टिकल याद करें, कौन से आर्टिकल और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एंग्लो इंडियन को हटाया गया, मैंने आपको थ्योरी में बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, जो विद्वानों की जानकारी दी गई है यहाँ पर, जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने इनको कुछ नाम दिए हैं, जैसे पहाड़ी जनजाति, जैसे गायब मानवता मतलब डिसअपियर्ड ह्यूमैनिटी, अनुसूचित जनजाति किसने बोला, और राइट साइड में उनके स्कॉलर के या कहीं से नाम आए हैं, वो आपको देख के बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक। पहला दिया है पहाड़ी जनजाति ग्रियर्सन ने कहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। गायब मानवता की बात करें तो डॉक्टर दास एंड दास, इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर दास एंड दास ने ये बात बोली है। और उसके बाद है अनुसूचित जनजाति, और ये हमारे भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, विच इज करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, इफ यू डू नॉट नो दिस सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको सेकेंड ऑप्शन नहीं पता, पहला भी नहीं पता, अगर किसी स्टूडेंट को तीसरा ही पता होता है, तो बस यही हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। एई का पेपर देने जा रहे हैं, इसमें आपको 150 में से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो आपके केवल और केवल कॉमन सेंस पर होंगे, उसमें आपको कोई लॉजिक या कुछ नहीं लगाना है। देखो क्या सबसे इजी क्या होता सर, अनुसूचित जनजाति पूछा होता है, भारतीय संविधान का नाम लिखा होता है, बिल्कुल सही होता, हमें पता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति लिखा। अब मुझे बताओ, यहां पर आप देखो ऑप्शंस, केवल एक, चलो हमने सोचा कि हमें नहीं पता, केवल 3 ये हमें बिल्कुल पता है, 1 और 2 दोनों, ये तो सर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 1 और 2 तो तीसरा तो लिखा नहीं, तो ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, केवल 1 लिखा तो भी बिल्कुल गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन तो आपने यहाँ पर कट कर दिए। अब बचा कौन आपका, डी। अगर आपने थोड़ा सा पहाड़ी जनजाति या गायब मानवता यानी डिसअपियर्ड ह्यूमैनिटी के बारे में सुना होगा, तो ग्रियर्सन का नाम कई बार हमारे थ्योरी में पढ़ते हुए आया, आपको लगेगा 1 वाला भी करेक्ट है, 3 वाला भी करेक्ट है,
और 1 और 3 का ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब 4th नंबर पे जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और सही आंसर भी क्या है, बिल्कुल सही अर्पित का आंसर है डी। यहाँ पर 1 2 3 तीनों जो दिए गए हैं वो तीनों सही है। ठीक है, चलिए अब सर अगर ये 3 सही हैं, इसके अलावा भी किसी ने कुछ बोला है? यस, कुछ लोग और हैं जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ नाम दिए, जैसे ठक्कर बप्पा जो है, ठक्कर बप्पा इन्हें आदिवासी कहते हैं। ठक्कर बप्पा ने आदिवासी कहा, तो अभी पिछले वाले केस में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि आदिवासी किसने कहा है। ठीक है, हाँ, जनरली जो होता है, मोस्टली या जनरली जो भी बोल रहे हो रवि, बिल्कुल सही है। ये केवल वाले थोड़े से ट्रिकी होते हैं। फिर अभी अभी आपने कहा पहाड़ी जनजाति, हिली ट्राइब या हिल ट्राइब, देखो ग्रियर्सन नाम आ गया। हरिजन, हरिजन किसने वर्ड यूज किया था? महात्मा गांधी ने, आपकी थ्योरी में पढ़ा हुआ है। पिछड़े हिंदू, ये घुरिये, आप याद करिए, आपको पढ़ाया गया पिछड़े हिंदू किसने कहा है? इनको घुरिये ने कहा है। प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में भी बताया, हट्टन करके एक व्यक्ति, उन्होंने प्रिमिटिव ट्राइब्स कहा है। तो अलावा जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा, ये आपके सामने यहाँ पर डेटा है। राइट, चलिए इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पातालकोट क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इजी क्वेश्चन आज के शायद सेशन का सबसे इजी यही होने वाला है। पातालकोट एरिया इज फेमस फॉर रेसिडेंस ऑफ विच ट्राइब, फॉलोइंग ट्राइब? आंसर बताइए। सभी जगह भेरिया लिखा होगा, जहां भेरिया मिले आप उसको भारिया कर लेना। ये बस थोड़ी सी वो बात है कि आ नहीं रहा है इसमें सब। ठीक है, यस, आप लोगों का करेक्ट आंसर है भारिया ट्राइब के लिए आपका पातालकोट वाला, छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र जो है वो फेमस है। ठीक है, छिंदवाड़ा जो है वो फेमस है। अच्छा, इसी के साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश है या दक्षिणी मध्य प्रदेश की है ये। ठीक है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में इनका लोकेशन है या ये रहते हैं। ठीक है, अभी उन पर भी आएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपसे यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4)(a). 16(4)(a) पूछने का कारण क्या है? वो ये है कि जब हम सेवा की बात करते हैं, हम लोग पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, लोक सेवा की, तो वहां आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशन की। तो वो रिजर्वेशन जो है वो हमें यहाँ पर 16(4)(a) में क्लियर मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 16(4)(a), है ना। आपका फंडामेंटल राइट है, ये किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये आपका। यहां पर आपका आर्टिकल नंबर 16(4)(a) बात करता है कि सर ये किससे रिलेटेड है या कब आया। तो पहली बात तो रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस से है। ये किससे संबंधित है? ये पब्लिक सर्विस से संबंधित है। ठीक है, और इसको किसके थ्रू ऐड किया? तो आप इसका आंसर डायरेक्टली याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि बुक में आपको क्या मिलेगा और आपको क्या याद रखना है। चलिए बताएंगे। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, 11 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति निवास करती है ना। कितने टाइप की या कितनी टोटल, इन टोटल अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइड इन मध्य प्रदेश? यस, आंसर इज बी, करेक्ट, 43। डायरेक्ट डेटा याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर आप एक बात और ध्यान दें, हम जब आपको ये सेशन करवाते हैं तो इसमें एक चीज होती है, हम लोग क्वेश्चन बोल्ड में कर देते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। हम क्वेश्चन बोल्ड में कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि ये जो नहीं है इसको और बोल्ड करें या कुछ बिगाड़ें। हम लोग इजी वे में ऐसे ही ले लेते हैं। पेपर में आपको जहां पर नॉट या नहीं मेंशन किया होता है, जनरली का मतलब सामान्यतः 80-90% केस में ये नहीं को हाईलाइट कर देते हैं, अदरवाइज नहीं को हाईलाइट नहीं करते हैं। याद रखें, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ें, क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़िए कि आपसे क्या पूछा गया है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। यहां पर नहीं अगर नहीं पढ़ पाए तो आपका ये क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा पूरा, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो अर्पित तुम आंसर कर रहे हो 46, मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 ट्राइब्स जो हैं वो हटा दी गई थी, है ना, और हटाई थी तो अब आपकी 43 है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बोला इसलिए। क्लियर, और अगर लाइट में रहता तो भी ध्यान रखें इसको। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे
हलमा और दम भील जनजाति से रिलेटेड है। यस, हलमा है तो दम भी इसके साथ में आप याद रख लें, पहली चीज। दूसरा, दूध लोटावा विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो देखो, गोंड जनजाति में दूध लोटावा होता है, बिल्कुल सही है, ये बी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। कोल जनजाति के मुख्य देवता ठाकुर देव है। अब यहां पर आपके लिए एक तो ऑप्शन आपका ये कि आपको हो सकता है ठाकुर देव के अलावा कोई देवता का नाम पहले पढ़ा दिया गया हो, है ना। तो आप सोचेंगे सर मुख्य देवता तो ठाकुर देव नहीं बन रहे। चलो, आपने इस हिसाब से सभी लोग आंसर कर रहे हो सी। लेकिन मेरी बात एक और सुनना, ये डिगाना कला जो ये डिगना डिगाना लिखा है, डिगाना नहीं है, ये डिगना है ना, डिगना, डिगना आर्ट या डिगाना आर्ट, इस इंग्लिश में इसको डिगाना बोलते हैं, लेकिन हिंदी में डिगना भी वर्ड यूज किया जाता है। ये जो आर्ट है, इस क्वेश्चन के सी और डी ऑप्शन से आपको ये समझना है कि सर सी ऑप्शन में भले ही हमें ये नहीं पता है या पता है कि कोल जनजाति के मुख्य देवता ठाकुर देव है, लेकिन हमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये पता होना कि ये डिगना आर्ट यानी डिगना कला जो है ये किससे रिलेटेड है। तो याद रखना, ये कमर जनजाति नहीं, ये गोंड जनजाति से रिलेटेड है। तो अब क्या हुआ ये कि सर जब आप कोल जनजाति के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपका सी ऑप्शन, जब मुझे इन चारों में से एक ही चूज करना है तो मेरे लिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, तो वो डी करेक्ट होगा, ना कि सी। समझ गए? यस। देखो, अभी बताते हैं आपको, ये देवी हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे भाई साहब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ साल पुराना हो गया है, मतलब इसको कुछ 2-1 साल हो चुके हैं, लेकिन आपने दुर्गाबाई का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में। ये गोंड शैली के लिए बहुत फेमस लेडी है, ये जानी जाती है। इनके ये किससे बनाती हैं, तो याद रखना गोबर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? गोबर से। घर की दीवारों पे, ये कोई आंसर कर रहा है, वॉल पेंटिंग है ना अर्पित, वॉल पेंटिंग के आंसर कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है। गोबर से लेपना और अलग अलग वहां पर क्या बनाना, चित्र बनाना। और उस ये दुर्गाबाई के बारे में 2 बातें याद हो गई आज के बाद। एक तो पहली बात की दुर्गाबाई जो है वो क्या करती हैं, तो वो गोंड शैली या गोंड जनजाति से बिलोंग करती हैं, और गोंड पेंटिंग या ये कहें कि गोंड आर्ट करती है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डिगाना या डिगाना आर्ट। डिगाना आर्ट, ठीक है। किससे किया जाता है, अगला क्वेश्चन अगर ऐसा बनाना हुआ कि डिगाना आर्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल, तो वो गोबर का हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, क्योंकि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के, आप वैसे तो देखेंगे तो गोंड और भील जनजाति आपको ओवरऑल मध्य प्रदेश में मिलेगी। फिर भी अगर स्पेसिफिकली बात करना हो तो मध्य प्रदेश का राइट हाफ यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो गोंड जनजाति के लिए बड़ा फेमस है। मंडला वाला क्षेत्र और ज्यादा फेमस है, और मंडला से लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़, और इसलिए छत्तीसगढ़ में डिगाना कला जो बहुत ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएंगे आप मुझे कि मध्य प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में है। मतलब आपको सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन अगर कहीं बताना है तो वो किस जिले में आएगी, वो बताना है, ठीक है क्या। झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा। याद करना, मैंने आपको 4 क्वेश्चन नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं अभी तक इससे रिलेटेड। मैंने आपको यह बताया कि अगर आपसे परसेंटेज में पूछ ले मिनिमम और मैक्सिमम, है ना, आपसे पूछ ले परसेंटेज में मिनिमम और मैक्सिमम, और अगर आपसे पूछ ले नंबर्स में कि मिनिमम और मैक्सिमम कौन से जिले में है, तो आपको याद रखना है इनके चारों ऑप्शन, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। अभी सर आप बोलोगे 4 ही हुए, तो भाई साहब 4 एसटी के लिए भी आपको याद रखना है और 4 एससी के लिए भी आपको याद रखना है। क्लियर है क्या बात? तो ये आपके पास टोटल 8 पॉइंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे। यस अर्पित, करेक्ट आंसर है, बाकी लोग भी आंसर करेक्ट कर रहे हैं। अलीराजपुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अलीराजपुर में आपको सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज देखने को मिलेगी। सम ऑफ द फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखेंगे अगर हम। मैक्सिमम एससी अगर मुझसे पूछा जाए इन केस ऑफ परसेंटेज या परसेंटेज के बेसिस पर, तो मैं कहूंगा कि वो कहाँ है, वो है उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में। फिर हम बात करें अगर सर शेड्यूल्ड, मिनिमम शेड्यूल्ड अगर पूछा जाता है, मतलब सबसे कम पूछा जाता है कि सबसे कम एससी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो वो पड़ती है झाबुआ में। एससी सबसे कम पड़ती है झाबुआ में, राइट। फिर उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि जिनके पास हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का परसेंटेज है, जो अभी हमारा क्वेश्चन भी बना हुआ था, आंसर इज अलीराजपुर, जो अभी आपने आंसर किया मुझसे। फिर लिखा हुआ है लीस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। लीस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब नंबर्स में लिखा हुआ है, भिंड के पास में है। मैक्सिमम मिनिमम शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं तो वो इंदौर में मैक्सिमम, और जो झाबुआ है उसमें मिनिमम। तो ये आपके कुछ फैक्ट हैं, और आपको टोटल 8 फैक्ट लिखा है, वो भी याद करें, केवल एक क्विक रिवीजन था, ठीक। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत आसान है, एक जनजाति से आप इसका आंसर बता पाएंगे पूरा। चलिए बताइए, क्वेश्चन है
भेरिया बेगा, भेरिया तो है ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया ये भारिया, भारिया बेगा गोंड कोरकू, ये जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए। अब इस पूरे क्वेश्चन को कृतिका ने आंसर किया है पूर्वी। क्यों कृतिका? पूर्वी क्या लग रहा है तुमको? अभी थोड़ी देर पहले आप इस सेशन को ही अगर याद रख लेते तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोलकर निकला हूं कि जो भारिया जनजाति है वो छिंदवाड़ा यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में रिसाइड करती है या रहती है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप भारिया होते हुए कैसे पूर्वी लगा सकते हैं? अर्पित भी ये आंसर करे, भाई साहब दक्षिणी आंसर करना पड़ेगा। आप पहला ऑप्शन तो देखें, क्या पहला मतलब पहला नंबर पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसमें देखो क्या लिखा है, भारिया। फिर गोंड, गोंड अगर आप देखोगे तो किधर मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट में, ठीक है। फिर आप देखेंगे कोरकू, कोरकू भी आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट, साउथ लगभग साउथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनय और रवि बिल्कुल सही हो, है ना, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पर साउथ ईस्ट नहीं है तो क्या कर लोगे आप उस समय? बिल्कुल छिंदवाड़ा में मिल जाती है, समझते हैं, कहीं पर भी मिल जाए, ठीक। मेरे को उससे नहीं मतलब है कहां मिलती। मेरे पास जो क्वेश्चन आया, चार जनजाति के नाम पूछे। अब कहीं कोई फिक्स थोड़ी है, भारिया के अलावा कोई जनजाति फिक्स है कि वहीं पे रहेंगे, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे? तो ये तो फिक्स हो गया कि सर भारिया ही केवल आपकी छिंदवाड़ा वाली है, जो आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, पातालकोट। उसके अलावा तो इस चार ऑप्शन में जब कोई साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इस टाइप का नहीं दिया तो आपको पिक करना पड़ेगा डी ऑप्शन को, ठीक है, विच इज मोर करेक्ट वाली बात यहां पर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आप ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए लिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ना हमारा, जो हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में या भारत के जो आपकी ट्राइब्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उनके बारे में बताइए। तो ये आप आज याद करेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हालांकि ये मैंने आपको पढ़ाया है बट उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की किस अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है? मतलब जो आपके यहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल एरियाज जो हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिखा गया है? शेड्यूल नंबर दिया है 5, 6, 11, नन ऑफ द अबव। यस, करेक्ट आंसर है आप दोनों के। इसको हमारे शेड्यूल नंबर 5 यानी कि अनुसूची 5 में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। सर इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट बताइए, ये लीजिए। देखो हमारा फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात करता है ओवर शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, यस ये पैसा एक्ट में भी बताया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। पैसा एक्ट में भी आपको समझाया था, आप यहाँ पर याद रखेंगे शेड्यूल नंबर 5 का। और इन शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं तो अदरवाइज लिखा हुआ है सर, जहां जहां पर शेड्यूल्ड एरिया है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उन एरियाज में आप केवल 4 स्टेट छोड़ दीजिए। कौन से? आसाम को छोड़ दीजिए, आप मेघालय को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा को छोड़ दीजिए, मिजोरम को छोड़ दीजिए। उसके अलावा ये शेड्यूल नंबर 5 जहां पर शेड्यूल्ड एरिया आता है उन पर लागू होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे यहां पर पूछा गया है कुछ उत्सव या कुछ दिए गए हैं आपको रिलेटेड टू, इसमें से एक आध ऑप्शन जो है वो आपका ट्राइब का होगा, बाकी सारे जो हैं वो नॉर्मल है। तो बताइए, आपको दिया गया है कि 4 उत्सव हैं और उनसे रिलेटेड आपका राइट साइड में जगह का नाम लिखा हुआ है। जैसे ओरछा उत्सव के बारे में निवाड़ी लिखा हुआ है, पद्माकर समारोह सागर में लिखा हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद है। अब जो आएगा तो ये आपका पता है, आपको होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम आएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो जबलपुर लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा सही है? रवि का आंसर है कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से कर सकते हैं। पद्माकर जी सागर से बिलोंग करते थे, करेक्ट है। माखनलाल चतुर्वेदी जी बाबई शहर नगर जो भी आप बोलेंगे, होशंगाबाद ये आपका नर्मदापुरम का अभी नया नाम चेंज हुआ है उनका, ठीक है। माखन नगर, बाबई से उसका नाम माखन नगर किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जबलपुर वाले क्षेत्र में 1857 की क्रांति के आसपास लोगों का जो मोरल बूस्ट कर रही थी अपनी कविताओं के द्वारा, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी वैसे तो यूपी से बिलोंग करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहते हुए इन्होंने काफी काम किया। इसीलिए मध्य प्रदेश के जबलपुर की आरडीवीवी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में किनका सृजन पीठ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। और आपका ओरछा का उत्सव जो है वो ओरछा पड़ता ही निवाड़ी में है, इसलिए पहला वाला तो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप कहेंगे सर इसका ए आंसर करेक्ट होगा, जिसमें आपको बताया गया कि दीज आर ऑल आर करेक्ट, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सी जनजाति सिख धर्म का पालन करती है?
थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में एक और मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप मुझे बता सकते हैं, इस्लाम धर्म का पालन करने वाली भी एक जनजाति है, ठीक है, इस्लाम धर्म को फॉलो करती है वो भी एक जनजाति है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ईसाईकरण मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा ईसाईकरण किसी जनजाति का हुआ है तो वो किसका हुआ है सर्वाधिक? में शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। चलिए, पहली बात तो रवि ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया सर, बंजारा जनजाति जो है, बंजारा जनजाति जो है वो आपके सिख धर्म का पालन करती है। या अब पर एक और बात है सर, आप बोलोगे ऐसा नहीं है सर मेरे यहाँ बंजारे हैं वो नहीं करते, सभी बंजारे नहीं, ठीक है, सभी बंजारे ऐसा काम नहीं करते, इनमें कुछ स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। चलिए, पहला हो गया। उसके बाद बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में एक आपने पढ़ा है वर्ड तड़वी भील, आपने क्या पढ़ा है? तड़वी भील पढ़ा है। ये तड़वी भील जो होते हैं वो इस्लाम भील समुदाय के लोग होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो इनके झगड़े वगैरह हो जाते हैं ना, जहां पर कोई सुलझाना होता है ना, कहीं पर जो डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करते हैं वो ये तड़वी भील करते हैं जनरली। और ये किस धर्म का पालन करते हैं? इस्लाम धर्म को फॉलो कर लेते हैं ये लोग, ठीक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सर्वाधिक ईसाईकरण। यस, वेरी गुड अर्पित। सबसे ज्यादा अगर एक सिंगल नाम लेना हो तो वो हमारी पानी का जनजाति, बताओ। अरदास पढ़ते हैं ये ट्राइब्स, हाँ, बंजारा, बंजारा वाले है ना, अरदास उन्हीं की होती है। उराव जनजाति का, वेरी गुड, है ना, सबसे ज्यादा जो है वो उराव जनजाति है मध्य प्रदेश की। आपको पढ़ाया था मैंने, जिसमें बताया गया था कि इसकी सबसे ज्यादा जो है वो क्या हुआ है? ईसाईकरण हुआ है उसका, ठीक है, कन्वर्ट हुए हैं ईसाई में। चलिए, क्रिश्चियन में, क्रिश्चियनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या करेक्ट होगा। ये देखो, बंजारा के बारे में लिखा हुआ है कि बंजारास जो है वो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन जो है इनमें कुछ एक ऐसा पार्ट है जो ये बंजारा सिख के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? बंजारा सिख, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी, अरे यार इसका आप डायरेक्ट आंसर करें तो चलो, ये तो हो चुका है, मैंने आपको फैक्ट में ही बता दिया है। एसटी सीट्स पूछी गई है, कितनी है? आपने कहा सर 47, कितनी है? 47, ठीक है, डी, वेरी गुड, आगे बढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने ये पढ़ाया है जिसमें आपको बताया गया था कि 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन सा आर्टिकल इंक्लूड होता है, जिस आर्टिकल के बारे में भी मैंने आपको बताया क्लास में। वेरी गुड रवि, वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 244(1), ये आपको पढ़ाया गया। 244(1) आर्टिकल नंबर जो है ये आपका बिलोंग्स टू शेड्यूल नंबर 5। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन along with article 244(1) deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in the state other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, जो भी बात हुई थी। These areas are declared as such by the President of India। Most important बात भाई, ये पढ़ाने के पीछे उद्देश्य इतना सा था इस लाइन को कि आपको ये बताया जाए कि ये एरिया डिसाइड जो करते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब जो डिसाइड की जाती है, these are decided by the President of India। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़िए, आंसर करिए। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। बहुत बढ़िया। और देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आपको बोला जाता है ना कि इजी आ गया सर, इजी आ गया, इजी नहीं आ गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कोई बच्चा 330 वाली लाइन याद रखेगा ना, तो लाइन से 330, 331, 332, 333 और 334 लिखा हुआ है। आंसर करिए इसका क्या करेक्ट है। बहुत बढ़िया रवि, बहुत बढ़िया अर्पित, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर है सर 332। आर्टिकल नंबर 332 जो है, 332 जो है वो हमारे यहाँ पर ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए, और वो भी किसमें? विधानसभा में, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, आरक्षण के प्रावधान करता है आर्टिकल। चलिए, ये क्वेश्चन अब हमारा ऐसा हो गया है कि हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है पहले ही, ठीक है। हाँ, ये PYQ है ना, तो बस हमें क्या चाहिए रवि, देखो एक बात बताता हूं, आप लोगों के पास अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से अगर 5-7 बैठे जाए डायरेक्टली, तो बस उतना सफिशिएंट है। अब देखो, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पूछा हुआ है ना, तो इस बार पेपर में क्या पूछेगा हमें क्या पता। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर दी एरियाज ऑफ शेड्यूल्ड
कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। इनमें से अब ये स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश पे आ चुका है क्वेश्चन। आपको मैं अगर पूछूं कि क्या एमपी जो है आपका मध्य प्रदेश वो 5th शेड्यूल में ऐड है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है क्या, तो यस, ये मध्य प्रदेश में लागू होता है। क्योंकि अब तो आप बहुत डीप में जा चुके हो, जब आपने पैसा एक्ट भी पढ़ लिया है, आपने पैसा पढ़ लिया मतलब आपने सब कुछ जान लिया है। बट फिर भी अभी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यस, बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर होगा रीवा। ठीक है, रीवा में अगर आप इन जनरल देखें तो जनजातीय क्षेत्र उतने नहीं है। ये झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, ये सब जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए गुड। ये लॉजिक है बेसिक पेपर का, समझ गए ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब 5वीं अनुसूची चलते चलते हम लोग कहां आ चुके हैं, 6ठी अनुसूची पे आ चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। 6th शेड्यूल जो है उसमें कौन शामिल नहीं है, आप आंसर करेंगे आसाम, मिजोरम, मेघालय या आंध्र प्रदेश। रवि का आंसर आ चुका है। रवि का कहना है सर इसका आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। यस यस, वेरी गुड। बाकी अगर आप देखेंगे जो 5th शेड्यूल में जिन्हें ऐड नहीं किया गया था वो 6th में आ रहे हैं। आसाम, मिजोरम एंड मेघालय आर इंक्लूडेड इन किसमें, आपके 5th में। चंद्र बाबू जी नहीं, ठीक। देखो बाकी सबको समझ में नहीं आएगी रवि, लेकिन इसको अब यहीं पे रोकते हैं हम। देखो हमने क्या कहा कि अगर इनमें से क्वेश्चन जो आया है, पीएससी का क्वेश्चन सुनना, मैं बताता हूं। ये हुई ना बात अर्पित ने याद रखा नंदू के नाम से, जैसे भी याद रखा हो, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी ने, तो उसने ये नहीं पूछा कि कौन से शामिल है, उसने यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आंध्र प्रदेश की जगह आपको ऑप्शन दिया था मणिपुर का। किसका दिया था, मणिपुर का। क्या होता है, स्टूडेंट्स कई बार पढ़ते पढ़ते ये ध्यान रख लेते हैं कि सर एम के नाम से जो है ना वो है, लेकिन पर आप ध्यान रखें कि आपका मणिपुर भी उसमें शामिल नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बताइए, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको और याद भी रखेंगे। अभी आपका जो आंसर होता है मैं देखने को तैयार हूं। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र सीमाओं और नाम को बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर दे दिया उन्होंने। इसके लिए वो किन से परामर्श लेता है, वो किन से कंसल्ट या एडवाइस लेता है। तो पहला तो ये मेरी तरफ से आप लोग इसको फैक्ट याद रख लें, है ना, कि आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा कि बताइए भारत में अनुसूचित जाति के अंतर्गत या अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत किसको बढ़ाने घटाने का प्रावधान है, तो आप आंसर करेंगे कि सर वो राष्ट्रपति के पास पावर है, राइट। अब आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किससे वो लेगा परमिशन। नहीं रवि, आर्टिकल 2 और 3 यूज करके नहीं, आर्टिकल 2 और 3 अबाउट इज अबाउट जो है आपका वो स्टेट है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करता है, वो इंडिया के टेरिटरी की बात करता है, वो बड़े लेवल पे बात चल रही है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बताइए, अनुसूचित क्षेत्र का पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 को, 2 एंड 3 को नहीं लेगा। आप लोगों ने जो आंसर किया है ठीक है अपनी जगह, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखेंगे विच इज गवर्नर। मुझे ऐसा थोड़ा सा फील होता है कि मैंने आपको ये चीज थ्योरी में पढ़ाई है जब मैं पढ़ा रहा था। गवर्नर को पूछता है वो, क्योंकि जिस स्टेट में वो एरिया डिक्लेयर करना है, बड़ा छोटा करना है, उसकी जानकारी होगी किसके पास। तो परामर्श यहां पे देखो ना क्या लिखा है, किससे परामर्श करना होता है। संसद से परामर्श नहीं करेगा, करके कुछ मिलेगा नहीं उसको, तो वो किससे डिस्कस करता है, किससे कंसल्ट करता है, तो वो बात करता है हमारे गवर्नर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण और विकास से संबंधित। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको यहां पर फैक्ट दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्या दिया इन्होंने, फैक्ट दे दिया। सर आपने हमें कभी जनजातीय परिषद के बारे में नहीं बताया, क्योंकि जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में हमसे हमारे सिलेबस में उतना डीप लेवल में जाते नहीं। पर क्या है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये तो बड़ा आसान से ही होती है, कभी भी एक नंबर याद रखना है मुझे। तो पूछा गया है कि इस जनजातीय सलाहकार परिषद जो होती है आपकी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जिसका नाम मैंने पहले पढ़ाया है, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, 10, 15, 20, 25, बताइए। तुक्का मार रहे हो क्या अर्पित? नहीं, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 20 है। तुक्का नहीं लगाओ यार, तुक्का लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी ना, नेगेटिव जाता है। आप लोगों को 20-25 नहीं हो, अरे अरे
है ना, बी सही है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये तो फिर बेसिक हो गया, बताइए कौन शामिल नहीं है। इसका आंसर भी आपको, अब देखो इसमें मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि किनको छोड़ना है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्मेटिंग समझना है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है, दुनिया में जो राज्य लिखे उसमें शामिल ही नहीं है। और पहले जो एक फैक्ट पढ़ाया शेड्यूल नंबर 5, उसमें आपको ये बोला गया था कि किन राज्यों को छोड़कर आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र समझेंगे या जाति क्षेत्र। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ का उत्तराखंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यूके, यूके डी, यूके तो आपका अलग हो जाएगा ना, यूके डी उत्तराखंड। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन आपका पैसा एक्ट से भी आएगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ट्राइब में भी आता है, दोनों जगह आता है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने राज्य शामिल है आपके 5th शेड्यूल में। रवि ने थोड़ी देर पहले इसका आंसर कर दिया था 10। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ ये बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। जोधियाबाई, दुर्गाबाई, भूरीबाई और नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, जब आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो डिगाना, ठीक है, दुर्गाबाई जी जो हैं ये गोंड शैली यानी कि गोंड आर्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये गोंड आर्ट से रिलेटेड है। तो इनका नाम तो वहां पे रिजेक्ट होता है क्योंकि ये गोंड आर्ट की फेमस पर्सनालिटी है या फेमस आर्टिस्ट है। तो सर हमारे यहाँ पे जो पिथौरा भित्ति है ना, उसके लिए दुर्गाबाई जी का नाम हटा दीजिए। नेक्स्ट मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि जोधियाबाई क्यों फेमस है। जोधियाबाई को भी आपको पढ़ाया गया है क्लास में, करंट अफेयर में भी पढ़ाया, इन जनरल भी पढ़ाया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जोधियाबाई भी इसका आंसर नहीं हो सकता, वो भी हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलती है, जबकि हमारा ये पिथौरा भित्ति जो चित्रकला है वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में झाबुआ वाले क्षेत्र के आसपास की ये फेमस है, जिसमें भील जनजाति ज्यादा रहती है। पिथौरा भित्ति चित्रकला किससे रिलेटेड है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये भील जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे लेडी का नाम भूरीबाई। और भूरीबाई के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे यस लहरी बाई, लहरी बाई, जोधिया बाई पूछा हुआ है रवि, जोधिया बाई पूछा हुआ है, लहरी बाई कब पूछा। चलो देखो, हमने कहा कि ये जो भित्ति चित्रकला के लिए चित्रकार हैं ये लेडी, और जो है ये काफी फेमस हो गई हैं, विदेशों में भी काम कर रही हैं, और ये कागज और कैनवास पर काम कर रही हैं अभी। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिथौल नहीं पीटोल है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, पिटोल में, पिटोल एक गांव का नाम है, झाबुआ से 15-17 किलोमीटर दूर वहां पड़ता है, वहां की ये वहां से बिलोंग करते। अच्छा बता रहे हो, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, और 4 क्वेश्चन है, कभी भी एक साथ ये नहीं पूछा गया है। लहरी बाई भी आती है तो आप, मुझे आती है, मैं मानता हूं आप लोगों की बात, तो जोधिया बाई के बारे में भी तो बताओ दादा। लहरी बाई तो आपको बताया है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, जोधिया बाई के बारे में भी बताया है इवन, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में आपसे पूछ रहा हूं, पढ़ाया हुआ है। ये कितने प्रकार के जो विलुप्त टाइप के मिलेट्स हैं, है ना, तो मिलेट्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए इनका संबंध मिलेट से है ना। ठीक है, चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अब इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि गलत गलत पूछा गया है। मध्य प्रदेश कला परिषद, सर मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 इज करेक्ट। चलो भाई साहब, फिर आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, साहित्य परिषद देखो इनको हिंदी इंग्लिश में सेम बोलते हैं, 1954 में। फिर आपसे पूछा है सर संस्कृत एकेडमी 1985, बिल्कुल करेक्ट है, संस्कृत एकेडमी मध्य प्रदेश में 1985 में ही ओपन हुई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर कालिदास एकेडमी जो है वो 1976 गलत दिया हुआ है, कालिदास एकेडमी 1976 की नहीं है। कालिदास एकेडमी, अब मैं आपको बताता हूं 2 बातें। आपको पेपर में और आपकी बुक में कई बार बहुत सारे स्टूडेंट आर्ग्यू करते हैं कि सर उसमें ऐसा लिखा वैसा लिखा, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप बुक से पढ़ लेते हो, जब आप और चीजें ढूंढते हो, तो हमें कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं। जब आप कालिदास एकेडमी की, ये जो आपकी कालिदास एकेडमी है जो कि संस्कृत एकेडमी है, और ये कहाँ है ये भी याद रखेंगे, उज्जैन में। कुछ ही एकेडमी, जैसे मलखम एकेडमी, मलखम एकेडमी के बारे में भी बताएंगे आप कहाँ पर है। कुछ ही एकेडमी जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, केवल आपके अकादमी, आपके उज्जैन में। बाकी आपको सारी एकेडमीज ट्रिक है ये भोपाल में मिलती है। ठीक,
तो हमारी बुक में 1977 लिखा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1978 है, क्योंकि हमारी कालिदास मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद जो है, जो कालिदास संस्कृत एकेडमी को गवर्न कर रही है, उसके अंडर में काम चल रही है, वो खुद बोलती है कि 1978 में इसको हमने स्टैब्लिश किया है। तो अगर 77 आएगा तो 78 नहीं आएगा, दैट टाइम हमारा 77 करेक्ट हो जाएगा, और 77 नहीं आएगा तो 78 आएगा, उस समय आपका 78 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो मलखम 2013 में बना, और वो सारे अवार्ड वगैरह सब आप याद रखेंगे, है ना, प्रभाष जोशी वगैरह। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप याद रखना, इसके डबल क्वेश्चन है, दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है, मैं बता देता हूं। लिखा है भील जनजाति की कौन सी उपजाति जो है वो मछली पूजक है। तो आपको बताया गया है सन्यान, निंगवालिया या निंगवाल भी कहते हैं इनको, सिंगाड़िया, सिंगड़िया या भिलाला, इनमें से कौन जो है, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, आप आंसर बताएंगे तब तक मैं बना देता हूं। भील जनजाति, भील की, ऐसा लिख देता हूं, भील की कौन सी उपजाति मछली नहीं खाती है, मछली का सेवन नहीं करते। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड आएगा, हम भी बना देते हैं। मछली का सेवन नहीं करती है। आप लोगों को इसका आंसर, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होने वाला है, जो पूछेगा वो उसको खाएगा थोड़ी ना। तो निंगवाल याद रखेंगे, निंगवलिया या निंगवाल जो होते हैं वो भील जनजाति की एक ट्राइब है, जो कि क्या नहीं करती है, मछली का सेवन नहीं करती, या मछली को पूजती है, या मछली की पूजन करती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, कोनो समस्या तो नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, विमुक्त आदिवासी दिवस या विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना ही चाहिए। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश का ये दिवस मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में इसका क्रेज आपको मिलेगा। ये कब मनाया जाता है बताइए। ये आने वाला है, चलो मैं बता देता हूं, रिसेंटली आपके सामने आएगा, आपके एग्जाम के 7 दिन बाद, संडे को 31 अगस्त विमुक्त दिवस। 24 को पेपर है, यस वेरी गुड। कौन सा 31? अर्पित भी गेम खेल रहा है सर, बोले जो लेना है वो ले लो सर, अगस्त लेना हो तो अगस्त, और नहीं तो सितंबर ले लो। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि आर्ट भी आपके सिलेबस में है, पूछा जाएगा आपको आर्ट से रिलेटेड कि वो क्या। और मैंने आपको पूरी फाइल प्रोवाइड की है जिसमें आर्ट लिखी हुई है इनकी, अलग अलग जगह की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन है जो हस्तशिल्प गुदड़ी बनाते हैं? गुदड़ी का मतलब आप समझ सकते होंगे, आपने देखी होगी, नहीं तो आप इंटरनेट पे गुदड़ी एक बार देख लें, है ना। इसको अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड के नाम से जानता है, कोई गोदड़ी बोलता है, कोई गुदड़ी बोलता है। इनको बनाते हैं कालबेलिया जनजाति के लोग। किस जनजाति के लोग? कालबेलिया जनजाति के लोग, ठीक है ना। और जो कालबेलिया जनजाति के लोग होते हैं ना, जनरली सांप भी वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। वो इनकी एक वो होती है, इनके अंदर कोई ऐसी चीज होती है। क्या अटक रहा है भाई, वीडियो अटक रहा है क्या? ओहो, 1 सेकेंड, यस, वीडियो अटक रहा है। एक काम करिए, आ, 3 से 4 मिनट, या 4 से 5 मिनट ले लो, 4 से 5 मिनट में वापस आ जाइए, लाइव हो जाएगा अभी, है ना। ठीक।
ऑडियो और वीडियो क्लियर है? करें स्टार्ट, बढ़े आगे। साउंड वगैरह आ रहा है? एक बार लास्ट कंफर्मेशन दे दो फटाफट मुझे। है ना? ठीक है, चलो देखो, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब बताएंगे। हमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि गुदड़ी, हस्तशिल्प की गुदड़ी, अब ये इतना फेमस क्यों है सर, क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन? तो उसके पीछे एक बात है कि अभी ये कुछ न्यूज में रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल की। देखो ये न्यूज है दैनिक भास्कर की, सीधा सीधा बता देता हूं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है इनकी जो गुदड़ी बनाई गई है इन्होंने। तो कालबेलिया समाज की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है ये गुदड़ी, और ये बड़ी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल आंसर याद रखना है। पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति है जिनको आप नोमेडिक कहेंगे, खाना बदोश या फिर सेमी नोमेडिक, मतलब अर्ध खाना बदोश कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास है भानमट, गोंधली, धिसाड़ी, जोगी। अजीब से नाम है, दिख नहीं रहे, लेकिन क्या होता है ना, जब ट्राइब के क्वेश्चन पूछे गए होंगे कभी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक आध कहीं आ जाता है, आप इसका डायरेक्टली आंसर याद रखेंगे भानमट। ठीक है, अब ये ट्राइब हो सकता है किसी हमारे मध्य प्रदेश की 43 ट्राइब्स में से किसी की एक सब ट्राइब हो, लेकिन अभी यहां पर है, आप इसको इससे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपसे पूछा गया है विश्व की सबसे अधिक सजने वाली महिलाएं किस विमुक्त जनजाति से संबंधित है, यानी कि द वर्ल्ड्स मोस्ट अडोर्न्ड वुमेन बिलोंग्स टू विच डी नोटिफाइड टाइप। विमुक्त मतलब जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया है ना, बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो भील, पारधी, पर्धी नहीं, पारधी होना चाहिए, बैरागी या फिर बंजारा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका बंजारा जनजाति। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान स्पेशली है ना, बंजारा जनजाति की जो समुदाय की महिलाएं हैं वो काफी गहने पसंद करती हैं अपने ऊपर पहनना, और स्पेशली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में विमुक्त, खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए विकास और कल्याण के लिए विभाग कब गठित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अच्छा, अभी भी आप लोगों को इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? मतलब अभी भी हैंग कर रहा है क्या? बताओ मुझे, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये क्लास जो है रोक सकता हूं। नहीं, क्लियर है। चलिए, तो देखो आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। विमुक्त मतलब जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया है, तो उनके लिए अलग से विकास और कल्याण विभाग बनाया गया है, जो 2011 में बनाया गया था। ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा गलत है ना, युग्म आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म इसमें से गलत है, बताइए। गोंड की डोरली लिखा हुआ है, गोंड जनजाति जो है। अब आप यहां से समझ सकते हैं सेकंड ऑप्शन से कि आपसे यहां पर जनजाति की भाषा या बोली के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए आप मुझे। गोंड डोरली, भीली की भील या भील की भीली, भारिया की भरनोटी, और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, इनमें से मैक्सिमम चीजें आपको मैंने क्लास में पढ़ाई है। ये आपको गोंड की डोरली बोली के बारे में भी बताया था कि होती है, भारिया की भरनोटी भी बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सर, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। ठीक है, ऊपर वाले सारे सही है। नहीं रवि, ऊपर वाला सब सही है, डोरली बोली बोली जाती है गोंड में। ठीक है, चलिए, तो आज आपने कोरकू की भी बोली देख ली और गोंड की भी एक स्पेशल बोली आपने देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गोंडवाना शासक संग्राम शाह द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर आपको पूरा याद हो, कोई बात ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आपको याद नहीं है तो आप जो इनके अलावा ऑप्शन हैं उनको रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे आपको पता है कर्पूर मंजरी, राजशेखर सर, है ना, राजशेखर जो है उन्होंने लिखी हुई है, ये राजशेखर की है बुक। फिर उसके बाद आपकी कौन सी आ गई अगली? अगला आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर उत्तर रामचरितमानस। मानस नहीं है, रामचरितमानस तो फिर तुलसीदास जी का हो जाएगा। उत्तर रामचरित किसका लिखा हुआ है? तो मध्य प्रदेश की ही एक बहुत फेमस एंशियंट टाइम की विभूति हुई है जिनका नाम है भवभूति, उन्होंने ये लिखी है। विद्या विनोद वाचस्पति, राजा भोज के बारे में आपको बताया गया, 5-6 उनकी बुक्स के बारे में बताया गया था, कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, है ना, चंपू रामायण, इस टाइप की कुछ बातें, तो वो आप वहां पे याद रखेंगे। रस रत्नमाला जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया
और ऐसे भी आप इन 3 से भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए किनका है, तो यहां से क्वेश्चन से एक फैक्ट मिलता है सर, संग्राम शाह जो थे वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करते थे सर, वो गोंड जनजाति के थे। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पूछा गया है किस जनजाति की महिलाएं नखशिख मेकअप करती हैं। ठीक है, नखशिख को इंग्लिश में भी यही ट्रांसलेट किया गया है, जनरली ये मिलता नहीं है, जनजाति से रिलेटेड है, उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट फिर भी बेगा, भील, भारिया या गोंड 4 जनजातियों के नाम है, आपको बताना है। नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है भील जनजाति। भील जनजाति की महिलाएं जो हैं वो नखशिख मेकअप करती हैं, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आपको मैंने इसको पढ़ाया, इसका एक और नाम है इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। गोंड जनजाति में गोदने वाली महिला या गोदना है ना, जो आपको पता है टेटू बनाते हैं, ये टेटूज बनते हैं, वो टेटू जो बनाए जाते हैं उनमें जो उसको गोदना कहता है, उसको कौन से कला कहते हैं, गोदना। ठीक है, इस कला में पहली बात तो यहां से आपको पता चल गया कि सर वो गोंड जनजाति है। अब मध्य प्रदेश में ना गोंड जनजाति हो जाए, चाहे आपकी कोल जनजाति हो जाए, ये सब गोदने में या अपनी बॉडी पर टेटूज बनवाने के लिए फेमस है। ठीक है, तो इनमें से क्या कहा जाता है उन महिलाओं को। अब आप मुझे जो है ये बताएंगे कि एक्चुअल में आपको फैक्ट क्या पता है। एक आपका मैंने नाम पहले बताया हुआ है कि ऐसी महिलाएं जो अपनी बॉडी पर टेटूज बनवाती हैं उनको क्या बोला जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। वेरी गुड रवि, इनको बडानिन कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, बडानिन। याद रखें इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बडानिन। ठीक, चलिए ये डायरेक्टली रिमेंबर करना, अब इसको याद रख लेंगे, लर्न कर लें इसको डायरेक्ट। चलिए एक यहां पर आ रही है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो डॉग्स की वर्शिप करती है, वर्शिपिंग डॉग्स। बताइए ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, भेड़िया जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति या पनिका जनजाति। बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है जो डॉग को वर्शिप करती है। वेरी गुड अर्पित, कोरको जनजाति की समुदाय के जो लोग हैं वो डॉग की वर्शिप करते हैं। यहां पर आप पेट नहीं समझेंगे बिल्कुल भी, ये वर्शिप की बात आ रही है, पूजन करने की बात आ रही है। ठीक है, पनिका जनजाति किनकी पूजा करती है, तो ये है कबीरदास जी या कबीर जी की वहीं से उत्पत्ति भी मानी गई है। ठीक है, ठीक, सहरिया अगर ये आपको पता है, भारिया जनजाति जो है वो आपको मालूम है कि ये बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। राज्य की किस जनजाति में मृत्यु के समय दही के साथ, है ना, कर्ड जो होता है उसके साथ सोने और चांदी के सिक्के को चाटने की प्रथा। अभी देखिए कितना अजीब सा है लेकिन है जरूरी है क्वेश्चन, है ना। ठीक, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें मृत्यु के समय जो है ये काम किया जाता है, इस तरीके की प्रथा प्रचलित है। ये वो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बताइए क्वेश्चन है आपका कि किसमें ऐसा होता है, तो बताइए किसमें होता है ऐसा। भील जनजाति करती है, कमर जनजाति करती है, बेगा जनजाति करती है, या आपका सभी जनजातियों में ऐसा होता है। आंसर है ये जो है बेगा जनजाति का काम है ये। ठीक है, बेगा जनजाति में। अब आप सोचेंगे सर बेगा इतना पढ़ाया लेकिन ये फैक्ट तो पढ़ाया नहीं, वो इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि ये जनजाति की पूरी ऑल एंड ऑल जो अगर बात करें सभी ट्राइब्स की या इसकी जो सारी सब ट्राइब है उनका ये कोई फैक्ट नहीं है। ये जो फैक्ट है ना आपका, वो फैक्ट केवल एक किसी बेगा की उपजाति के अंतर्गत होगा, तो यहां पर इसका आंसर बेगा बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लिया है। और क्वेश्चन आपके पास क्या है कि राज्य की किस जनजाति में कबीरपंथी और शक्तिपंथी शब्द प्रचलित है। अब आपको जब कबीरपंथी बोला जाएगा तो आपका ब्रेन काम करेगा, है ना, तो बताइए। यस, कबीरपंथी, अभी हमने बताया कबीरदास जी से रिलेटेड, तो हमारी पानिका जनजाति या पनिका जनजाति जो है उसमें ये शब्द प्रचलित हैं, शक्तिपंथी और कबीरपंथी। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रख रहे हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं अगले सेशन में आपको करवाऊंगा और इसी प्रकार से हम लोग सेशन करेंगे जिसमें आपको मैं एडिशनल फैक्ट भी बताऊं, प्लस ट्राइब के ये सेशन करवाने के स्पेशली 2 सेशन का मेरा मन है। क्यों कारण है इसका या क्या कारण है इसके पीछे, वो ये कि आपकी पूरी ट्राइब है, एक 10 क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं यहां से। तो आप थोड़ा सा लो लेवल या मीडियम लेवल का अगर आपने क्लास में पढ़ भी लिया है, आपको पहले पढ़ा भी दिया गया है, तो आप थोड़े से इन क्वेश्चन पे भी फोकस करें। आज देखिए आप जितना आंसर करते हैं उससे लगभग
लगभग 50% आंसर आपके पास से आ रहे थे। इंडिविजुअल सोचना, ओवरऑल तो आपने बड़े आंसर किए, सब लोगों ने मिलकर तो बढ़िया आंसर किए, लेकिन आप अराउंड ऐसे देखेंगे ओवरऑल तो आपको केवल 50% क्वेश्चन के आंसर बता थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थोड़ा इसको और आगे कवर अप करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस इसमें और हैं हमारे पास और उनको करवाएंगे। ठीक है, कल भी ले लेंगे, बिल्कुल बोलिए विनय, कल भी ले लूंगा, किसी दिन 2 भी ले लूंगा, बस मैं खत्म कर दूंगा 2-3-4 दिन में अगले। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।